नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और राजस्थान की राजनीति में हर दिन एक नया बवाल। आज आखिरकार कैलाश मेघवाल, बीजेपी के पूर्व मंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार में गृह मंत्री, वसुंधरा राजे के सेकंड टेन्योर में लास्ट में वो रहे विधानसभा के स्पीकर। हाल ही में अर्जुन राम मेघवाल को लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी। वसुंधरा राजे के अब खासम खास समर्थक माने जाते हैं और सीधा सीधा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगाया है कि वसुंधरा सहयोगी जो हैं उनकी अनदेखी हो रही है, वसुंधरा खेमे की अनदेखी हो रही है, वसुंधरा राजे की अनदेखी हो रही है। अब तक बीजेपी में जो वसुंधरा समर्थक दबी जुबान में ये बोल रहे थे कि उन्हें चेहरा बनाया जाए, अब वो खुलकर ये बोल रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे की अनदेखी कर रहा है। राजस्थान की राजनीति में क्या कैलाश मेघवाल का ये निलंबन और इसके आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से टिकट, सारा किस्सा जो नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कि आखिर कैलाश मेघवाल कैसे इस पूरे समाज के खुद अकेले शिखर पे पहुंचे हुए नेता बनना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, और अर्जुन राम मेघवाल को वो बाहरी बताकर, क्योंकि वो राजनीति में नए हैं और कैलाश मेघवाल ने बहुत अपना जीवन समर्पित किया है। हालांकि कैलाश मेघवाल ने मंत्री रहते हुए, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए या राजनीति में रहते हुए इस समाज के लिए क्या कुछ किया, जब इस पर चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन कैलाश मेघवाल का निलंबन बीजेपी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? क्या उससे कोई कांग्रेस को कुछ फायदा हो पाएगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंचकर सेहत बना रहे हैं। जाहिदा खान जैसे मंत्रियों के खिलाफ काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इन सब के बीच राजनीति में आया ये जातिगत उबाल कितना लंबा चल पाएगा? आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ गुलाब बत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ निमिषा गौड़, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर निमिषा गौड़। सिद्धार्थ गुर्जर, प्रवक्ता कांग्रेस। और पुष्पा गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार, डीपीआर डिपार्टमेंट जो डीआईपीआर है उससे भी लंबे समय तक जुड़ी रही हैं, कई सरकारों के कामकाज को देखा है। निमिषा गौड़ जी जुड़े तब तक मैं आप सबके साथ, और जिस तरह से कोटा को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर भी हमने विस्तार से कल चर्चा की थी, आज भी उस पर विराम नहीं लगा है। लेकिन पुष्पा गोस्वामी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आपने कैलाश मेघवाल जी के, हालांकि गुलाब बत्रा जी का अनुभव भी बहुत कुछ बताएगा, लेकिन सरकार में रहते हुए, व्यवस्था में रहते हुए बतौर गृह मंत्री भी आपने देखा है कैलाश मेघवाल को, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी। अभी कैलाश मेघवाल के निलंबन के बाद उनके जिस तरह के स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी को कितना नुकसान कैलाश मेघवाल दे पाएंगे? पुष्पा गोस्वामी जी। मीना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका अनुभव बहुत लंबा है और वो भैरव सिंह जी के समय से बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, जमीनी नेता हैं। लेकिन एक जो चीज उनके आड़े आ रही है वो है उनकी उम्र, और दूसरा है उनके बयान। उनके जो बयान हैं वो एक तरह से भाजपा को, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं, क्योंकि जब आपके आपसी खींचतान बाहर आती है तो इसका मतलब आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर ये सब ठीक नहीं चल रहा और उन्होंने आज सीधा सीधा कहा कि वसुंधरा गुट को खत्म करने के लिए ये सब चल रहा है, और उन्होंने सीधे सीधे आरोप भी लगाए केंद्रीय मंत्री पर, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते या एक पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, और उसका जो नुकसान है वो समाज के तौर पर भी पहुंच सकता है और बीजेपी को खुद भी पहुंच सकता है। दूसरी बात जी। ये, जो हम्म। नेता हैं वो, आप अपेक्षा और उपेक्षा दो शब्द हैं। आप अपेक्षा कर सकते हैं उसका जो परिणाम है वो हम कांग्रेस में देख रहे हैं, और जो उपेक्षा हो रही है उसका परिणाम हम बीजेपी में देख रहे हैं।
तो ये दोनों ही शब्द जो हैं वो घातक सिद्ध हो रहे हैं इस चुनाव में, और हमको जी, ये देखना पड़ेगा कि इनका जो लंबा असर है, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा समय है और जनता को मानस बनाने के लिए कई अभी फेरबदल सामना करना पड़ सकता है। रोज के कुछ ना कुछ नए-नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं, तो उसमें जनता कब क्या डिसाइड करेगी और कहाँ, जब चुनाव पर इसका असर होगा तब क्या होगा, ये अभी देखने की बात है। लेकिन फिलहाल जी, जो बयानबाजी हो रही है वो बीजेपी के लिए तो कम से कम ठीक नहीं है, और इसका बीजेपी नतीजा के लिए विधानसभा नुकसानदायक आज तो कम से कम है, लेकिन सवाल ये है गुलाब बत्रा जी कि राजनीति की उम्र होती है। कैलाश मेघवाल ने अपनी पारी बहुत अच्छे ढंग से पूरी की है। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष तक बनाया है। ऐसे में कैलाश मेघवाल की कौन सी अपेक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही और बीजेपी को वो आरोपों के जरिए बीजेपी का नुकसान पहुंचाने, क्योंकि उनका खुद का फायदा नहीं हो रहा तो वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति तक आकर खड़े हो गए हैं। देखिए, कैलाश मेघवाल को राजनीति में लाने का श्रेय भैरव सिंह शेखावत को है। भैरव सिंह शेखावत ही इनको राजस्थान की राजनीति में लाए थे कि उसमें नौजवान एक सक्रिय थे और इस अनुसूचित जाति के एक पढ़े लिखे कद्दावर नेता के रूप में उनको उभारा था। और मुझे याद आता है एक बार सब संभवतः वो सांसद थे और जयपुर बीजेपी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, मैं भी उसमें सम्मिलित होने गया था। लौट करके जब बात में बीच के बीजेपी के गलियारे में मेरी उनसे बात हुई थी कैलाश मेघवाल से, तो कैलाश मेघवाल को मैंने कहा था कि अगले 10 सालों में राजस्थान की राजनीति में बीजेपी को किसी अनुसूचित जाति का चेहरा बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद के लिए। तो उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर कहा, बत्रा जी आपके मुंह में घी शक्कर। तो वो मैं उस को भेंट को याद कर रहा हूँ जब मैंने उनको ये कहा था। और अभी का जो अगर पीछे का घटनाक्रम देखें आप, भैरव सिंह जी शेखावत कैलाश मेघवाल को राजनीति में लाए, और भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान की जो राजनीति थी, चुनावी राजनीति धौलपुर से शुरू करने वाली वसुंधरा राजे, इसमें भी अगर कहानी में मैं जाऊं तो वसुंधरा राजे को चुनावी राजनीति में लाने में कांग्रेस के एक बड़े नेता का हाथ रहा है। जो वहां की जो धौलपुर की कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति थी उससे निपटने के लिए अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको निपटने के लिए, और वसुंधरा राजे को धौलपुर से पहली बार विधायक बनाया गया। अगली बार वो पराजित भी हो गई। उसके बाद उन्होंने झालावाड़ की राह ली और झालावाड़ को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। जब भैरव सिंह शेखावत जब केंद्र की राजनीति में गए और बाद में उपराष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपनी जो नेतृत्व की कमान थी वो वसुंधरा राजे के हाथों में सौंपी। लेकिन ये बात भी सही है कि वो एक वक्त गुजरा, परिवर्तन आए, सारे उपराष्ट्रपति बन गए भैरव सिंह जी, लेकिन जो बाद में वसुंधरा को के साथ और भैरव सिंह जी के रिश्ते थे उनमें कहीं ना एक सीमा तक खटास आ गई थी। और वो धीरे धीरे और इसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। अभी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक साथ एक मुश्त जो जिलों की घोषणा की, वो जिलों की राजनीति में इससे जुड़ी हुई है। अभी जो घटनाक्रम, जो ताजा घटनाक्रम, जो निलंबन की स्थिति बनी है, जो उनके बयानों ने मेघवाल साहब के, चूंकि वो बहुत बेबाकी से बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं फिर याद दिलाता हूँ, जब उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, संभवतः संसदीय इतिहास में ये पहला मौका था कि किसी अध्यक्ष ने आसन ग्रहण करते जो पहले घोषणा की थी, धन्यवाद दिया विधानसभा में कैलाश मेघवाल ने और कहा कि जो अध्यक्ष का पद होता है वो निष्पक्षता की एक पृष्ठभूमि लिए होता है, इसलिए मैं भाजपा की सदस्यता से त्यागपत्र देने की घोषणा की थी उन्होंने, और बाकायदा त्यागपत्र भी दिया था अपनी निष्पक्षता को साबित करने के लिए। एक तरफ वो पृष्ठभूमि रही उनकी, दूसरी तरफ जब जिलों की राजनीति आई और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बाढ़ लगा दी जिलों की एक साथ, ये राजस्थान इतिहास में संभवतः भूतो न भविष्यवती वाली स्थिति थी। लेकिन इसमें भी जो राजनीति थी वो राजनीति का एक प्रतिफल जो है आज दिखाई देता है। उन्होंने शाहपुरा में कोटड़ी में जो जहाँ से इससे नए घटनाक्रम की शुरुआत हुई है, उस समय उन्होंने कहा कि मैं कैलाश मेघवाल ने मुक्त कंठ से अशोक गहलोत की प्रशंसा की कि मैंने उनसे जो मांगा उन्होंने दिया, और मेरे कहने पर उन्होंने शाहपुरा को और जिला बनाया। वहां से शुरुआत हुई। और उससे पहले
मुख्यमंत्री, अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था जब उनकी सरकार पर संकट आया था, तो मुख्यमंत्री गहलोत ने बार-बार यही कहा था कि मेरी सरकार को बचाने में वसुंधरा जी और कैलाश मेघवाल का बहुत बड़ा हाथ है। इसने आग में घी का काम किया और उनको ये मैसेज दिया गया कि भाई राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री, वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसलिए कई बार जैसे हनुमान बेनीवाल बराबर लगाते हैं कि बारी बारी से सत्ता परिवर्तन करते रहते हैं सारा, तो इनकी आपस में मिली भगत है इस तरह का, इसलिए कभी तीसरे मोर्चे को आगे आने नहीं देते, या इस तरह का एक जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अब जो बात वहां से शुरू होती है, जब उन्होंने उसके साथ साथ शाहपुरा में अशोक गहलोत की मुक्तकंठ से सराहना की, उसके साथ साथ उन्होंने कैलाश मेघवाल को लपेटे में लिया। जो मैंने अभी शुरू में कहा था कि अगले 10 सालों में मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो सकता है, तो उनको कहीं ना कहीं उनके मन में, मैं अनुमान लगाता हूँ, उनके मन में कहीं ना कहीं बात रही होगी कि, और ये जो कैलाश मेघवाल पिछले कुछ वर्षों से वो उद्योग विभाग में थे, IAS बने, बीकानेर के कलेक्टर बने, और उस हिसाब से उनको फिर राजनीति में आए और केंद्रीय मंत्री भी बन गए इस समय, और इस समय प्रधानमंत्री मोदी के नजदीकियों में उनकी गिनती की जाती है। लेकिन कैलाश मेघवाल ने जो आरोप लगा करके जो एक नई राजनीति खेली है इसको लेकर के, और ये सारा पटाक्षेप उनके निलंबन तक आया, उनको नोटिस भी दिया गया। उन्होंने ये कहा उस समय तक जो वक्तव्य आया था कि अभी तक नोटिस नहीं मिला, लेकिन चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से होता है। लेकिन उन्होंने जो पार्टी संगठन की जिस ढंग से उपेक्षा की है, जो अभी पुष्पा जी ने कहा अपेक्षा और उपेक्षा, ये शब्द यहाँ फिर वही चरितार्थ हो रहा है कि उन्होंने जिस तरह से, और खुला आरोप भी लगा दिया कि वसुंधरा के सब, क्योंकि अभी तक हर बार जो दोनों बार मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा जी चेहरा रही है, लेकिन इस बार क्योंकि केंद्र सरकार ने, पार्टी ने ये तय किया है कि राजस्थान की राजनीति में इस बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी उसके मुख्य भूमिका में रहेंगे। तो ये पहला प्रयोग, हालांकि हिमाचल में और कर्नाटक में भी ये कोशिश हुई थी बीजेपी की, लेकिन दोनों जगह पराजित हुआ। लेकिन इस बार ये तीसरा परीक्षण है। और आगे अगर मैं इस पर लूँ कि विधानसभा चुनावों में जब उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली है, मेरे जहाँ तक जानकारी है, इस बार जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी ने प्रयोग किया था, एक साथ सारे मंत्रिमंडल बदल दिया था और उसका नए चेहरों को और मौका दे करके नई सिरे से सरकार बनाई। तो अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो इन्होंने मेघवाल ने आरोप लगाया है कि वसुंधरा के समर्थकों को और किस तरह से किनारा किया जा रहा है, ये उसकी पुष्टि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होती है। अब इसका प्रतिफल क्या आने वाला है, ये जो विधानसभा उम्मीदवार जब घोषित होंगे बीजेपी की तरफ से, उससे पता लगेगा कि इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई और कितना गहरापन है। जी, लेकिन अभी तो कम से कम बवाल, तूफान, उबाल लाने का काम किया है कैलाश मेघवाल ने, इतना कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल पर और बहस में आने से मना कर दिया। हालांकि हमने उनसे ये भी कहा कि आप इस विषय पर नहीं बोलना चाहते हैं तो आप ना बोलें। आप कोटा में मुख्यमंत्री जिस तरह से सेहत बना रहे हैं, कल जिस तरह से राजनीति हुई, मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम कैंसिल किया, आप उस पर बात करेंगे। लेकिन और बात तो इस पर भी करनी चाहिए, बचेंगे कैसे। लेकिन बीजेपी जैसी देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता इतने सक्षम नहीं है कि अपने एक वरिष्ठ पार्टी के सदस्य का, नेता का निलंबन अगर किया है, उसको ऑन कर सके कि पार्टी के पास क्या आधार है, पार्टी ने यह फैसला क्यों किया है और पार्टी का ये फैसला क्यों जरूरी है। ये वाकई में सोचने की बात है बीजेपी के लिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए, कि अगर वो चर्चा में, बहस में आने से डर रहे हैं इस विषय पर कुछ भी बोलने से, तो इससे समझ में आता है कि क्या वाकई में बीजेपी के लिए बहुत नुकसान वाला सौदा हो सकता है। सिद्धार्थ भारत जी। जी नमस्कार मैम। है ना जी, बीजेपी तो शुरू से ये जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है। अब उनकी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जो 50 साल से राजनीति में है, इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री जो संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह जी का नाम काफी लंबे समय से नाम है, हाईकोर्ट से जमानत दे रखी है। अभी अर्जुन जी भी इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो उसमें कोई ना कोई गहराई सच्चाई तो होगी कि वो किसी आधार पर उन्होंने नाम लगाया। बीजेपी नाराज होकर 27 तारीख को उन्होंने आरोप लगाया, 10 दिन का नोटिस देके तुरंत उन्होंने निलंबन कर दिया। ये तो बीजेपी की व्यक्तिगत बात है कि वो किस सोच से उन्होंने निलंबन किया, उनकी किरकिरी हो रही है
कि वो सत्ता में आने के लिए काफी प्रयास कर रही है और उन पर भ्रष्टाचार का इस तरह आरोप उनके वरिष्ठ नेता द्वारा लगाया जा रहा है। तो उनके लिए ये बीजेपी के लिए बड़ी सोचनीय बात है और उनके प्रवक्ता भी प्रोग्राम में नहीं जुड़े हैं। ठीक है, अभी तो वन साइड प्रोग्राम है, इसमें तो आप सवाल पूछते हमारे से, हम उनसे उनके सवालों का जवाब देते, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बेहतर रहता। आप मुझे सवाल का जवाब देने के लिए डिबेट में नहीं आते हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता के सवाल का जवाब देने के लिए डिबेट में आते हैं। आपने खुद ये बात को स्वीकार कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो बराबर आप भी बुलाते हैं दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को, तो आपने भी तय कर रखा है कि बीजेपी के दूसरी पार्टी के प्रवक्ता रहेंगे जब डिबेट का जो एक मुद्दा है, जो दो राष्ट्रीय पार्टियां राज्य में चुनाव में जा रही है प्रमुखता से, तो ये चीज तो उसमें कोई छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं जी। लेकिन बाकी बहुत बड़ी बात है भ्रष्टाचार का आरोप अगर उनके वरिष्ठ नेता द्वारा लगाया जाए, बहुत बड़ी सोचनीय बात है कि उसका वो किस तरह से जवाब दे पाए या किस तरह से उसको खंडन करेंगे। तो आपकी पार्टी जो है वो जो बीजेपी के भीतर की गुटबाजी है उसका कैसे आपकी पार्टी को फायदा होगा, फायदा उठाएगी, इसे कैसे एनकैश करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी धरातल पे जो योजनाएं हैं उनके साथ सरकार में 5 साल से है, आगे भी सरकार में आने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा या लड़ाई लड़ने के लिए आधार नहीं है कि वो सत्ता में पिछले 4.5-5 साल से हम हैं, एंटी इनकम्बेंसी हमारी है नहीं। अब बीजेपी को मुद्दा चाहिए हमें घेरने के लिए, झूठे आरोप लगाने के लिए मुद्दे बचे नहीं है। मुद्दा उनकी पार्टी के लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है भ्रष्टाचार को लेके, जिसको लेके मोदी जी भी कहते हैं या बीजेपी पार्टी के सभी बड़े लीडर जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, दूसरी पार्टियों पे या विपक्ष के नेताओं पे जो आरोप लगाते हैं, जो ईडी का या आपके सीबीआई के माध्यम से डराने धमकाने का काम करते हैं, और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अगर आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच तो वो करा सकते हैं, उसकी गहराई में तो जा सकते हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं, उल्टा कार्रवाई उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता पे की है। तो बीजेपी के लिए सोचने की बात है, वो किस तरह से डरी हुई है कि वो जवाब नहीं दे पाई। पार्टी का अनुशासनात्मक रवैया देखने की बजाय आपको इसमें जो आरोप लगाने वाले हैं, क्षुब्ध जो नेता हैं अपनी पार्टी से किसी भी कारण से, उन पर ज्यादा भरोसा है। आरोप ज्योति मिर्धा ने भी लगाए हैं और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल ही लगाए हैं और उन्होंने कहा है ज्योति मिर्धा जी, देखो अपने ज्योति मिर्धा जी तो कांग्रेस पार्टी में काफी लंबे समय से एक्टिव थी नहीं, वो अपने स्वार्थ में जाके बीजेपी में चली गई। अब वो तो बीजेपी का सदस्य बन गई, नई सदस्य बनी है, तो उनका आरोप लगाना लाजमी है। इन कैलाश जी तो बीजेपी में मौजूद थे, इतने लंबे समय से वरिष्ठ नेता हैं, उनका आरोप अगर किसी लगाया गया है तो उसमें कोई ना कोई गहराई सच्चाई तो होगी। बीजेपी को जवाब देना चाहिए इस चीज का। तो सच्चाई सिर्फ पार्टी में रहते हुए कोई आरोप लगाता है तो होती है, अगर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो नहीं होती है। ज्योति मिर्धा का साफ कहना है कि पार्टी उनको सुन नहीं रही थी, उनकी बातों को समझा नहीं जा रहा था, वर्कर की अहमियत नहीं है पार्टी में, कार्यकर्ताओं को उनका ड्यू नहीं मिल रहा है, तमाम बातें हैं। लेकिन उसके बाद भी पार्टी को लगता है कि कैलाश मेघवाल जो कह रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महेश शर्मा जी, कैलाश मेघवाल एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और उस समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान की राजनीति में वोट का जो समीकरण है 200 सीट पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं कैलाश मेघवाल का ये इस तरह की बयानबाजी? देखिए, जो बयानबाजी जो की है और जिस तरह से उन्होंने वसुंधरा राजे का आड़ ली है, इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो पार्टी में अपने व्यक्तित्व की लड़ाई को उभारने की कोशिश की गई है। एक लंबे अरसे से अब स्वयं मतलब कैलाश मेघवाल वसुंधरा राजे की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ही मतलब कभी वसुंधरा राजे पे आरोप भी लगाए थे और कांग्रेस ने खूब इसका प्रचार भी किया था। और तो ऐसी स्थिति में आज वो उसका पक्ष ले रहे हैं वसुंधरा राजे का कि इस तरह से ये करके एक कंट्रोवर्सी राजस्थान में पैदा हो। अब सवाल ये आ रही है कि उम्र के जिस पड़ाव पे वो बैठे हुए हैं वहां एक नया व्यक्तित्व भी इसी, अगर यूं एससी की बात करें, एससी का मतलब व्यक्तित्व क्या, एससी समाज में बीजेपी के पास एक बड़ा ऑप्शन भी आ गया सामने। वो आपके
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के रूप में है। तो ये अगर अगर विश्लेषण ये करें कि एक नया व्यक्तित्व, एक नया चेहरा, एक जो उस समुदाय से आया है जिस समुदाय से स्वयं मेघवाल जी जुड़े हुए, और एक दूसरे के व्यक्तित्व को कुचलने की बातें हो रही है। तो ये जो चीज आती है कि जो जिस तरह से वो आरोप प्रत्यारोप हो, वो बात का जांच का विषय है कि आरोप लगाए उसकी जानकारी वो करे, लेकिन अपने आरोपों के आड़ में किसी दूसरे व्यक्तित्व को भी शामिल कर लें कि उनको इग्नोर किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वयं मतलब क्या कहते हैं, इस समय ऐसा लग रहा है कि वो उपेक्षा भाव से, जैसा कि बताया है गुलाब जी बत्रा जी ने, कि उपेक्षा भाव से परेशान भी है और उम्र का तकाजा भी। ये भी क्या है कि बीजेपी में एक उम्र के बाद में लोगों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, और ये अच्छा भी उपाय है, क्योंकि जैसे आप ये कह दें कि आडवाणी जी का उदाहरण ले लें, और भी आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भाजपा की राजनीति में अगर वसुंधरा राजे की तुलना करें तो वही उनका राजस्थान के राजनीति में व्यक्तित्व जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस में है। ऐसी सूरत में अगर ये गुटबाजी किसी भी रूप में आरोप प्रत्यारोप या किसी तरह से चुनाव प्रचार दौरान या किसी तरह से उभर के सामने आम जनता के आई, तो उसका नेगेटिव प्रभाव जरूर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय। अब सवाल यह आता है कि उनका निलंबन हो गया है तो उससे और मामला ज्यादा उभर गया है कैलाश मेघवाल जी का। अब चूंकि वो बहुत अच्छे पदों पर रह चुके हैं, कांग्रेस को इससे फायदा होगा, वो तो इसे चीज को भुनाने की कोशिश करेगी चुनाव में कि देखिए मतलब क्या कहता है एक वर्ग विशेष का, क्योंकि आज कोई भी जो राजनीतिक दल हो वो एक अनुसूचित जाति के मतों पर काफी कुछ निर्भर रहने लगा है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो या ओबीसी वर्ग। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी उच्च कमान को ये भी देखने की बात है कि कहीं ऐसे जब हम मैदान में आ रहे हैं, उतरने के माहौल में आ रहे हैं, तो वो जो अंदर की गुटबाजी है या अंदर का असंतोष है वो उससे दूर करने की कोशिश की जाए। ये पार्टी हाईकमान का भी एक दायित्व बनता है। अब चूंकि ये मामला इतना ज्यादा संवेदनशील हो गया है, इतना ज्यादा प्रचारित और विवादित हो गया है, तो इससे इस तूफान को बीजेपी के उच्च कमान को थामने की आवश्यकता है कि ये कंट्रोवर्सी न बने, आगे और भी बढ़ेंगे। क्योंकि इस समय मतलब क्या कहते हैं ना, आप ये देखिए वो कोटा वाला जो है, चंबल दर्शन वाला जो है, वो वाला विवाद भी कांग्रेस उससे जूझ रही है। वो पर्यावरण वाला कुछ मामला है जो बीजेपी के प्रहलाद गुंजल ने ही उठाया उस ये ऐसा कहा जाता है महेश शर्मा जी, पिछले कुछ सालों में हमने बहुत इस बात को सुना है कि बीजेपी देश के मीडिया का नैरेटिव सेट करती है, और जब कल 24 घंटे 48 घंटे से जो रिवर फ्रंट कोटा का है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार एक तरह से कटघरे में खड़ी हो रही है, आरोपों से घिर रही है, सवाल उठ रहे हैं, तब बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट कर दिया है यहाँ पर अशोक गहलोत, या यूं कहना चाहिए कैलाश मेघवाल ने। लेकिन कैलाश मेघवाल अकेले इतनी ताकत रखते हैं या फिर कहीं ना कहीं पीछे उनको सपोर्ट है कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि वो खुद बोल चुके हैं, उनका नाम ले चुके हैं। गुलाब बत्रा जी, ऑडियो ऑन करिए सर आप अपना प्लीज। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं जैसे अपने राजस्थान राजनीति को लेके बात कहते हैं ना, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है। तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक जिक्र किया था कि अर्जुन मेघवाल पर, जो कैलाश मेघवाल ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जांच की बात कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाई है।
तो मैं मित्र इनको बताना चाह रहा हूँ कि खुद आपको ध्यान हो, जब ये बयानबाजी का जो दौर चल रहा था, उस समय जब ये आरोप लगाया गया था भ्रष्टाचार का आरोप का, अगले दिन मुख्यमंत्री ने कहा यहाँ ये मामले हैं और हम इसकी जांच कराएंगे। और अर्जुन राम मेघवाल ने प्रत्युत्तर उसी समय दिया था कि भाई अगर मेरे खिलाफ कोई मामला है तो अब तक क्यों जांच क्यों नहीं कराई गई। और अब इस बात को 10-15 दिन हो गए, अब चूंकि चुनावी राजनीति का दौर है और अगर मुख्यमंत्री ने ये कहकर के आग में घी डाला है कि उनके खिलाफ मामले हैं और हम जांच कराएंगे, तो एक बहुत अच्छा मौका था उनको कि हाईकमान को भी अशोक गहलोत जिस तरह से और राजनीति करते हैं, एक उनका मौका था अच्छा कि उनके मामले की जांच करा के इसका कोई ना कोई एक परिणाम सामने लाना चाहिए था, या कम से कम किस स्तर पर जांच हो रही है इसका खुलासा करना चाहिए था। वो खुलासा तो हो नहीं पाया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बीजेपी जिस तरह से अपनी कोशिश कर रही है, अभी जैसे ज्योति मिर्धा का उल्लेख किया गया, ज्योति मिर्धा का उल्लेख भी किया गया। ज्योति मिर्धा कांग्रेस में से एक बार एमपी रह चुकी है और 2 चुनाव हार चुकी हैं। आपको याद होगा तो पिछली बार और नागौर से जब चुनाव हारी थी हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, उनको 2.25 लाख वोटों से पराजय होना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ नागौर से लगती हुई भीलवाड़ा संसदीय सीट और अजमेर संसदीय सीट, इनमें मोदी लहर थी, उस समय 4-4 लाख वोटों से पराजय कांग्रेस प्रत्याशी की हुई। लेकिन नागौर में केवल 2.25 लाख से हरा पाई। वो उसका कारण यह है कि वो जिस राजनीतिक विरासत को लिए हुए हैं, नाथूराम मिर्धा जिन्होंने अपने जीवन का आखिरी चुनाव केवल एक चिट्ठी से जीता था कि थेवड़ी, यानी जब कि जब अग्नि तो उन्होंने एक थेवड़ी जिसे बोला जाता है, जब अंतिम संस्कार होता है तो जो कास्ट होता है उसमें डाला जाता है चिता में, और थेवड़ी के रूप में उन्होंने चुनाव जीता था घर हॉस्पिटल से रहते हुए। तो उस विरासत को जी रही है ज्योति मिर्धा, और एक बार एमपी रह चुकी है, 2 बार चुनाव हारी हैं। अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो निश्चित रूप से अब जैसे अभी बता रहे थे महेश जी कि राजस्थान की राजनीति में SC ST और OBC, और चूंकि जाट समुदाय OBC से शामिल है तो एक बहुत बड़ी भूमिका ज्योति मिर्धा की इस रूप में रहने वाली है। और हनुमान बेनीवाल, आप देखिए कि राजनीति की जंग से हो रही है कि हनुमान बेनीवाल ने जब बीजेपी के समर्थन से और चुनाव जीते थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, और लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और वो अपना एक अलग झंडा लेकर के चल रहे हैं बराबर। तो ये उन्होंने इसलिए आप पार्टी से भी गठबंधन का संकेत दिया है। तो बीजेपी को भी अपनी चुनावी रणनीति में नए मोर्चे खोलने पड़ रहे हैं। वो ये स्थिति बनती जा रही है कि हनुमान बेनीवाल जो एक जाट राजनीति के या विशेषकर मारवाड़ की राजनीति में एक नए शक्ति के स्थल के रूप में उभर रहे हैं, उनको कैसे परास्त किया जाए, इसलिए ये बहुत अच्छा मौका उनको मिला कि ज्योति मिर्धा उनके साथ शामिल हुई। हालांकि ज्योति मिर्धा ने जो जैसे कहा कि भाई कांग्रेस में वर्कर को इन सब कुछ बात सुनी नहीं जाती, और अभी जैसे आपने कोटा का उदाहरण दिया कि कोटा में रिवर फ्रंट बन रहा है, मुख्यमंत्री वहाँ और जो भरत सिंह है MLA, उन्होंने किस तरह से और भ्रष्टाचार का आरोप मंत्री पर प्रमोद जैन भाया पर लगा रखा है, और अपने केस उतरवा करके और मुख्यमंत्री को भेंट करने के लिए उन्होंने खुली चेतावनी दी है। तो इस माहौल में जब चुनावी राजनीति का ये माहौल बन रहा है, उस माहौल में कौन उठ किस करवट बैठेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब जैसे अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं नो डाउट कैलाश मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल, लेकिन इनका अपने अपने इस रूप में नहीं है कि ये प्रादेशिक स्तर के इस तरह में इनकी कोई सुना जाए। जैसे पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में अनुसूचित जाति का अपना एक वोट बैंक है, और वहाँ देखिए हमेशा से बसपा मायावती के वोट बैंक माना जाता है अनुसूचित जाति, वहाँ से बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे पूर्वी राजस्थान से। वो अलग बात है कि दोनों बार अशोक गहलोत ने उनको शामिल करके अपनी सत्ता को संभाला है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जो अनुसूचित जाति का जो अपना प्रभाव क्षेत्र है वो कांग्रेस से थोड़ा अलग थलग है। इसी तरह से और जो क्षेत्र हैं हनुमानगढ़ और इस तरह का उत्तरी राजस्थान, यहाँ एक अलग भूमिका है। इसलिए कि ये दोनों नेता चाहे अर्जुन मेघवाल हैं या कैलाश मेघवाल हैं, निश्चित रूप से अपनी समाज के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन इनकी पकड़ जो है प्रादेशिक स्तर की नहीं मानी जा सकती। वो अपने अपने जो पॉकेट है उनके, उन पॉकेटों में कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैलाश मेघवाल का एक बहुत बड़ा नाम है, और इनका इस निलंबन को लेकर के निश्चित रूप से पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी भरपाई
पार्टी हाईकमान कैसे करेगी, इसकी रणनीति का आगे खुलासा हो पाएगा आगे और टिकटों के वितरण के समय में। और आप देखिए कि जैसे कैलाश मेघवाल ने जब आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, उन्होंने जिस दम्भ भरे शब्दों में कहा था कि मैं टिकट लेने नहीं जाऊंगा, यानी उनके टिकट ससरी में आएगा, इस तरह का जो अहम भाव ये भी। और फिर अर्जुन मेघवाल ने आरोप लगाया था कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं। ये सारी जो संकेत हैं, वो भले चुनाव लड़े या नहीं लड़े, चुनाव लड़े हारे वो अलग बात है, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप और जो बयानवीर की जो घटना चक्र चल रहा है, ये राजनीति में क्या रूप लेने वाला है अगले दिनों खुलासा होगा। जी, सिद्धार्थ भारत जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि उदयपुर में जितनी बातें हुई उन सबको बुलाकर अभी तो हम जो है वो सिर्फ जीत पर ध्यान देंगे और इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं होगा, मतलब कि उम्र की सीमा नहीं होगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथियों की जो कैबिनेट में जो उम्र है, उसके संदर्भ में सवाल उठता है कि क्या कैलाश मेघवाल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव के मैदान में जाएंगे? क्या इस तरह की संभावनाएं हैं? क्या पार्टी के भीतर इस तरह की कोई चर्चाएं चल रही हैं? नहीं मीना जी, इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। ये पार्टी आलाकमान बड़े स्तर का मामला है कि अभी चुनाव में फीडबैक के आधार पे हम लोग जिताऊ कैंडिडेट के आधार पे युवाओं को और 50% युवा और महिलाओं को भागीदारी रखने की बात कर रहे हैं। अभी अभी हमारा चर्चा और पूरा प्लान तैयार हो रहा है किस तरह से हम चुनाव सत्ता में आने के लिए चुनाव हमें किस तरह से जीता जाए, किस तरह से नए चेहरों को, नए कैंडिडेटों को हम चुनाव में लेके आए। अब ये क्या है, पार्टी आलाकमान के स्तर का मामला है कि मेघवाल जी अगर पार्टी में कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है, ठीक है। अब वो पार्टी आलाकमान का फैसला है कि उनको टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो कांग्रेस की पार्टी से टिकट मांगते हैं नहीं मांगते हैं, ये आलाकमान स्तर का फैसला है। जी, कैलाश मेघवाल जैसे वरिष्ठ नेता, भले ही वो पूरे प्रदेश में जैसा कि गुलाब बत्रा जी ने कहा कि बहुत असर पूरे प्रदेश के नेतृत्व के रूप में नहीं रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फैक्ट ये भी है कि उन्होंने अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ा है और जीते हैं। यानी कि उनके समाज के लोग जो खास करके उनको, चाहे वो किसी भी कोने में चले जाएं राज्य के, उनको मानते हैं। आज उनकी उम्र भी हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि बगावत जो उन्होंने इस वक्त बीजेपी से की है, पुष्पा गोस्वामी जी अकेले बगावत करके इंडिपेंडेंट अगर वो मैदान में खड़े होते हैं और अपने आसपास और 2-4 लोगों को खड़ा कर पाते हैं, तो उससे बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान कर पाएंगे? पुष्पा जी, कुछ तकनीकी परेशानी लग रही है। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आकर जिस बात को आपने किया था कि वसुंधरा राजे के नाम का जो सहारा लिया, वसुंधरा राजे के नाम का सहारा कैलाश मेघवाल ने अपने हितों को साधने के लिए लिया होगा या वसुंधरा राजे की अनुमति से लिया होगा? क्योंकि वसुंधरा राजे क्या इस वक्त जिस स्टेज में प्रदेश की राजनीति चल रही है, क्या वसुंधरा राजे खुद ये अफोर्ड करेंगी कि कोई उनका नाम लेकर आलाकमान पर सवाल उठाए और वो विवादों में आए इस वक्त? देखिए, जहां तक सवाल ये है कि उनका व्यक्तित्व की बात है और वो जिस तरह से है, ये तो सर्वविदित है कि वो अच्छा व्यक्तित्व है और पूरा मतलब राजस्थान में उनका प्रभाव भी है व्यक्तित्व का। अगर कोई इनका सपोर्ट करता है तो ये भी माना जा सकता है कि और ये चर्चाएं भी रही है कि उनके मतलब समर्थकों को या उनके गुट को मतलब क्या था ना उपेक्षा की जा रही है, लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब देव दर्शन के माध्यम से यात्राएं निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी मतलब हाई कमान को कर दिया है और बता भी दिया है। लेकिन इसका वो किस रूप में सहारा लेते हैं, तो आने वाले दिनों में वो क्या व्यक्त करते हैं, उनका क्या स्टेटमेंट होता है, वो दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है इसका फायदा भी हो उनको कि अब उनका चेहरा सामने लाया जाए। पार्टी हाईकमान ठीक है कि मतलब क्या कहते हैं नया प्रयोग कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन हाँ ये है कि पुराने जो जो बढ़िया जो व्यक्तित्व है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। उनका समर्थन या उनका मतलब कैसे न कैसे सहयोग लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप मैदान में हो और प्रतिद्वंदी को अगर हराने की कोशिश करते हैं तो वो स्थापित
जो व्यक्तित्व हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। अगर वो इग्नोर करता है तो ये इसका असर जरूर होता है। और ऐसे स्थिति में जब है कि जब प्रतिद्वंदी सरकार में मौजूद है और उसने ऐसी ऐसी घोषणाएं की है जो बीजेपी की भी मांग पूर्ति कर रही थी और मतलब क्या कहता है ना कांग्रेस की भी मतलब मांग जिसकी डिमांड थी। अगर ऐसी सूरत में अगर आपको स्ट्रेटेजी तय करनी है तो अगर गहलोत और वर्सेस मोदी अगर ये व्यक्तित्व की लड़ाई अगर राजस्थान में होगी तो उसमें कहीं न कहीं दाव जो है मतलब पलड़ा जो मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस का ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उनकी जो उपलब्धि सरकार की इनकम्बेंसी फैक्टर है या नहीं है ये भी प्रभाव तो पड़ता है इसका भी। तो लेकिन जाति अगर चुनाव, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर चाहे कितना ही कोई भी हो लेकिन जाति का आधार बनता है हार जीत में। और ये भी बात ये है कि अब जैसे मेघवाल जी की जो चर्चा है तो वो एक वर्ग विशेष का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, लेकिन उनका समग्र व्यक्तित्व अगर राजस्थान में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब क्या कहते ना जो चारों तरफ मतलब क्या कहते ना उनका इतना प्रभावशाली हो इस जाति समुदाय के अंदर। अब जी वो ऐसे में जालोर में जैसे चुनाव जिस समय बूटा सिंह को हरा करके जीते वो एक अलग मुद्दा था, स्थानीय मुद्दा था, लहर एंटी लहर थी, उसमें जीत गए लेकिन दोबारा चुनाव हार गए थे, ये भी एक सत्य है। तो ये अगर व्यक्तित्व की बात ये है कि मतलब आप एक रिप्रेजेंट करते हैं किसी समुदाय को, तो ऐसी सूरत में अगर आप वास्तव में मतलब क्या कहते हैं पार्टी के लिए समर्पित हैं और किसी तरह की है तो उन्हें भी इतना वरिष्ठता रही है कि वो ऐसे मौके पे मतलब क्या कहते हैं ना अपना वो ध्यान रखें कि मतलब इससे पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो फिर अगर भले की है तो राजनीति आज स्थिति ये है कि राजनीति अपनी भलाई के लिए ज्यादा हो गई है, अपने मतलब क्या कहते हैं व्यक्तित्व की लड़ाई ज्यादा बन गई है वनस्पत मतलब क्या कहते हैं एक पार्टी के रूप में उसे मतलब वापस सत्ता में लाने की कोशिश की जाए तो इसका फायदा दूसरा उठाएगा निश्चित रूप से होगा, इसका असर पड़ेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मेवाड़ में कई जो आपने जो प्रश्न पूछा था पुष्पा जी से कि मेवाड़ में कुछ सीटों पे जहाँ एससी ही हैं उन पे थोड़ा सा या मतलब पाली मारवाड़ की साइड में उस साइड में कोई उसमें थोड़ा सा टिल्ट आ सकता है, पार्टी की तरफ झुकाव कम हो जाए, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो जो जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं प्रभाव हो सकता है मेघवाल समाज का, वो जालोर और पाली सिरोही वगैरह का जो एक क्षेत्र है जहाँ एक ये वर्ग विशेष के जो मेघवाल जी के समर्थक लोग एक बेल्ट है, तो वहां मतलब क्या कहते हैं इसका असर पड़ सकता है। इसके लिए पार्टी क्या अलग सा स्टेप लेती है और किसी ऐसे युवा व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश कर सकती है तो आने वाले दिनों में मालूम पड़े। जी लेकिन अभी पार्टी ने जो विकल्प खड़ा किया है अर्जुन राम मेघवाल का, अर्जुन राम मेघवाल जहां पूरा पार्टी के साथ पार्टी के स्टैंड पर नजर आते हैं वहीं यहाँ कैलाश मेघवाल जैसे वरिष्ठ नेता ने भी एक संकेत दे दिया है कि पार्टी हित से कहीं ज्यादा बड़े स्वहित हैं। ऐसे में जनता और उनका समाज जो उनके साथ उन्हें वोट देता रहा है वो क्या उनके साथ रहेगा या पार्टी के साथ रहेगा? पुष्पा गोस्वामी जी। मीना जी अभी जो बातचीत हो रही है उससे एक चीज तो स्पष्ट रूप से उभर के आज लगातार इश्यू इंटरनेट का पुष्पा जी के यहाँ चल रहा है। पुष्पा जी वापस कनेक्ट करेंगे। गुलाब बत्रा जी अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय स्तर पर बीजेपी का चेहरा बन चुका है, क्या वो कैलाश मेघवाल जो डैमेज करेंगे उसको कंट्रोल कर पाएंगे अर्जुन राम मेघवाल? और पार्टी ने निलंबन के जरिए संकेत स्पष्ट दे दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है, पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है और अगर डिसिप्लिन का पालन नहीं होगा तो चाहे कितना ही वरिष्ठ हो
उनको भी सबसे पहले पार्टी को प्राथमिकता पर रखना पड़ेगा। तो पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है यहाँ पर। देखिए, अब जो आज भाजपा है वो जनसंघ का एक दूसरा रूप है। अगर जनसंघ के इतिहास को भी हम देखें तो बलराज मधोक जैसे को भी अपना पद त्यागना पड़ा, पार्टी से अलग भी होना पड़ा सारा। लेकिन जो संगठन का वो एक सामूहिक नेतृत्व वाली बात आती है, उसमें कैलाश मेघवाल को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भैरव सिंह शेखावत उनको राजनीति में लाए। जैसे भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव लड़ करके अपने आप को एक प्रादेशिक नेतृत्व का एक पैमाना, एक मापदंड स्थापित किया, इसी तरह से उन्होंने कैलाश मेघवाल को भी जगह जगह से चुनाव लड़ाया। अभी भाई महेश जी ने जालौर के चुनाव का लड़ाया। जालौर में अगर आप ध्यान रखें तो जालौर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र था जो एक भारी, और जब बूटा सिंह जी, जब चूंकि पंजाब में आतंकवाद का माहौल था, उस समय उनको जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र में अपनी शरण लेनी पड़ी। और उन्होंने जिस ढंग से चुनाव लड़ा, पंजाब की तर्ज पर आके चुनाव लड़ा, वहां का एक जो करेक्टर होता है वो चुनाव के रणनीति को, करेक्टर को बिल्कुल बदल दिया। और लेकिन जब जालौर में उनको खिलाफ खड़ा किया गया भैरव सिंह जी ने कैलाश मेघवाल को, लेकिन वहां उससे नैरेटिव दूसरा बना। वहां एक भारी और अंदरूनी ये एक लड़ाई लड़ी और उसमें उस माहौल में जालौर में चुनाव जीता भी और फिर बाद में पराजित भी हुए। वो निवाई से भी चुनाव लड़ चुके हैं, शाहपुरा से तो चुनाव लड़ते रहे हैं बराबर। तो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनका अपना एक प्रभाव है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे अध्ययनशील नेता हैं। वो बहुत कम होते हैं अध्ययनशील नेता, उनमें उनकी भी गिनती होती है। तो जो कैलाश मेघवाल ने जो इस तरह का एक माहौल बनाया है, लेकिन पार्टी की हाईकमान ने अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया और तुरंत निलंबन का वो कर दिया। अब निलंबन से निश्चित रूप से, जैसे महेश जी ने कहा, उनके आसपास के क्षेत्रों में कुछ असर पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन ये है कि उसका तोड़ क्या निकालेगी पार्टी। अब दूसरी तरफ अभी जो प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि वो आवेदन करेंगे। आवेदन तो तब करेंगे कि जब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं या कांग्रेस उनको ऑफर करे। वो स्थिति अभी तक बनी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कैलाश मेघवाल ने जो वक्तव्य दिया था कि अपने पार्टी के टिकट के लिए, तो उनका मैं पार्टी के टिकट के लिए भाई मैं टिकट लेने नहीं जाऊंगा, यानी टिकट मेरे पास आएगा। यानी इस तरह का जो दम्भ है, यानी आप इधर कांग्रेस में आप देखिए कि कांग्रेस ने इस बार नई रणनीति अपनाई है। अगर मुख्यमंत्री भी है या मंत्री भी है या कोई बड़े पदाधिकारी हैं, उनको ब्लॉक स्तर से और शुरुआत के आवेदन करना पड़ेगा। कुछ बड़े नेताओं को जरूर छूट दी है कि वो जिला स्तर पर आकर के अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करना पड़ेगा। अब उसके यहाँ फिर बात आती है, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वो पैराशूटी उम्मीदवार बनना चाहेंगे क्या, और कांग्रेस उनको उम्मीदवार बनाना चाहेगी क्या, ये भी एक सवाल अभी हमारे सामने है, सवालिया निशान बना हुआ है। और उसमें भी इस उम्र दराज में, जहाँ दूसरी तरफ ये हो रहा है कि बिल्कुल नए युवा चेहरों को, खुद कांग्रेस भी कह रही कि युवा चेहरों को हम स्थान देंगे, दूसरी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उनको अपने साथ जोड़ेगी, क्योंकि जब इस तरह के जब अनुशासनहीनता के आरोप में जो निलंबित हुआ है, वो स्थिति आज नहीं है राजस्थान की राजनीति में कि कोई इस तरह का कि जलजला आने वाला है कि वे किस तरह को पार्टी से हटा दिया गया और हम उसको लेकर के और पूरे कम से कम मेवाड़ क्षेत्र में और चुनावी चक्रव्यूह को हम बदल सकेंगे। वो स्थिति मुझे नहीं लगती है। कैलाश मेघवाल की कम से कम वो स्थिति नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या कैलाश मेघवाल ने जो कदम उठाया है और उसके बाद पार्टी का जो संदेश है, उसके बाद जो वसुंधरा समर्थक खेमा सो कॉल्ड, जिसे यहाँ पर कैलाश मेघवाल ने इंगित किया है, इससे पहले कल हमने देखा कोटा में जिस तरह से प्रहलाद गुंजल ने इस मुद्दे को उठाया, जो रिवर फ्रंट का मुद्दा था, और उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही पार्टी है। हालांकि पार्टी ने उस विषय को नहीं उठाया उस तरह से जिस तरह से यहाँ पर प्रहलाद गुंजल ने उस विषय को उठाया। मुद्दा ये भी था कि नियमों की सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी हुई है, तो आखिर इतने समय बाद आखिर में जब प्रोग्राम का यहाँ पर लॉन्चिंग होनी है, तब कैसे प्रहलाद गुंजल ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहने को उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले भी बहुत बार कहा, लेकिन विपक्ष की आवाज बहुत बार कहने के बाद सरकार की तरफ से सुनी ही नहीं जाए तो फिर तो वो विपक्ष की आवाज ही नहीं है। सवाल ये है पुष्पा गोस्वामी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कि क्या कुछ और चेहरे भी जो वसुंधरा खेमे के हैं वो अब ऐसी हिम्मत जुटा पाएंगे जो कैलाश मेघवाल ने की है, या फिर कैलाश मेघवाल का ये स्टैंड खुद का है
और उन्होंने वसुंधरा का नाम लेकर, सहारा लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिटिक्स को एक नया प्रदेश में और देश में एंगल देने की और आला कमान पर सवाल उठाने की कोशिश की है इस बहाने। मीना जी, अभी जो चर्चा हो रही है उसमें 2-3 बातें उभर कर सामने आई हैं। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और एक मैं पहले आपसे कोटा की बात करना चाह रही हूँ कि कोटा में जो पर्यावरण को लेकर अगर कोई हलचल हुई है, तो ये हम सबका मुद्दा है, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की या किसी पर्यावरण विभाग के आदेशों की कोई अवहेलना हुई है, तो ये हम सब से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टियां अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अगर उसका लाभ उठाना चाह रही हैं और उसको इग्नोर करना चाहती हैं, जो भी नियम कानून बने हुए हैं उसको, तो ये हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पार्टी विशेष की बात नहीं है। दूसरी बात जो भ्रष्टाचार के मुद्दे की आई, वो भ्रष्टाचार दोनों पार्टियों में हमको देखने को मिल रहा है। आज भी सचिवालय में जो सोने की बरामदगी हुई है उस पे जांच चल रही है, तो ये कोई एक मुद्दा नहीं है कि एक पार्टी का मुद्दा है। तीसरी बात जो आपने वसुंधरा जी की पूछी, तो वसुंधरा जी को मेरे ख्याल से किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हमारे व्यक्तिगत हित हैं कि हम उनका नाम लेके अगर पार्टी में कोई हलचल पैदा करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ये हो सकता है कैलाश मेघवाल जी का अपना स्टैंड हो, जिसकी सहमति हो या नहीं हो ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि वसुंधरा जी का भी जो रिएक्शन है वो आएगा निश्चित रूप से कि उन्होंने इसमें सहमति दी है या नहीं। हालांकि जो बात वो कह रहे हैं कैलाश मेघवाल जी, वो भी एक तरह से सच है कि वसुंधरा खेमे को नजरअंदाज तो किया जा रहा है, और ये कब तक किया जा रहा है या इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी है बीजेपी की, ये हम अभी नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तस्वीर का रुख जो है वो 10-15 दिन में साफ हो जाएगा। तो वसुंधरा जी को लेकिन जी अभी और 10-15 दिन बिल्कुल, क्योंकि अभी तो कई बयान सामने आएंगे। एक बयान तो ये आया है आज जिसने हंगामा किया है, इसकी प्रतिक्रिया में भी कई चीजें आएंगी सामने। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी हमारे सामने आई है थोड़ी बहुत, वो ये है कि हम छुटपुट लोगों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो छोटी पार्टियां हो या छोटे नेता हो। कैलाश मेघवाल निश्चित रूप से बड़े नेता हैं और उनके पीछे एक समुदाय का पूरा सहयोग है, लेकिन इस समुदाय के कई और लोग भी सामने आ सकते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से आ सकते हैं, क्योंकि चूंकि ये कहते हैं कि नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, हम सेकेंड लाइन तैयार करें, सेकेंड लाइन तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि जो बयान पहले आया था कि हम पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को, बहुत वरिष्ठ जो हैं उम्र की एक सीमा के बाहर हैं, जो उनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन बाद में इस बयान से पलटी खा गए लोग बाग कि अब ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का हो बंधन वाला गाना जो है वो चालू हो गया है कि किसी भी उम्र के किसी भी नेता को आप खड़ा कर सकते हो, बस बशर्ते कि वो जीतने वाला हो। तो ये सारा जो दारोमदार है वो पार्टी के एक जीताऊ उम्मीदवार पर आके टिक गया है। तो इसमें न तो आपकी कोई नैतिकता बची है, ना कोई आपका जो पिछला बयान दिया हुआ है उसका मतलब जिम्मेदारी उसकी बची हुई है। जो है वो है कि कौन जीत सकता है और कौन पार्टी को सत्ता में ला सकता है, और ये दोनों ही पक्षों में है कांग्रेस। नहीं, कम से कम बीजेपी ने ये कहा नहीं है, कांग्रेस ने तो खुलकर कहा है, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, और वो भी तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही शासन में उदयपुर में पार्टी ने मंथन किया, चिंतन किया और एक तरह से मेमोरेंडम पेश किया कि अब पार्टी युवाओं को मौका देगी, पार्टी इस उम्र के बाद के लोगों को टिकट नहीं देगी। अब ऐसा होता है तो उसमें बड़े बड़े दिग्गज बाहर होते हैं और उस तो बात से डरते हुए जी दिग्गज कभी तो बाहर होंगे। आप 89 की उम्र में भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो बहुत सारे मतों से जीत, मतलब पहले 75 से जीता तो अब 1 लाख से जीत के आऊंगा, पहले 2 लाख से जीता तो अब 4 लाख से जीत के आऊंगा, तो इसकी तो कोई अंत नहीं है। इसका तो ये तो अंतहीन प्रक्रिया है कि आप
कांग्रेस पार्टी का ये जो स्टैंड है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिताऊ कैंडिडेट भले ही उम्र कितनी भी हो, और इसको लेकर बाकायदा जो सीनियर लोग हैं वो अपना क्लेम भी बड़ा स्ट्रांगली रख रहे हैं। तो पार्टी की नई लीडरशिप के लिए, नए नेताओं के लिए तो जगह कम हो रही है, जिताऊ नहीं है वो, या उन्हें जीतने की कैपेसिटी बिल्ड करने जितनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी गई है। नहीं नहीं मीना जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने पिछली बार जो मापदंड बनाए कि वे 2 बार जो लगातार चुनाव हार चुका उनको हम टिकट नहीं देंगे। कुछ विषम परिस्थिति में 1-2 लोगों को टिकट दिया। ये चुनाव हारने और जीतने की बात आ गई, यहाँ पर पिछली उम्र का बार कोई लेना नहीं है। जी, कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार ये मापदंड तय किए कि जिताऊ उम्मीदवार हम उन्हें बनाएंगे। अब उसमें मापदंड बनाया कि 2 बार जो लगातार चुनाव हार गए उनको हम टिकट नहीं देंगे। ये पिछली बार मापदंड था, वो जमीन पे बिल्कुल खरा उतरा है। पैराशूट लोगों को कम टिकट दिए गए, नए लोगों को पिछली बार भी सचिन पायलट जी के नेतृत्व में काफी नए लोगों को टिकट दिया गया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो मापदंड बनाए हैं कि 50% युवाओं को टिकट देंगे, उसमें महिलाओं को फोकस करेंगे। और सबसे बड़ा मापदंड है कि जो जिताऊ हो, भले ही उसकी उम्र सीमा ज्यादा कम हो, कुछ उन परिस्थितियों में जहां हमारी कांग्रेस पार्टी पिछली 1 बार 2 या 3 बार हार चुके हैं, उस जगह हम अगर किसी पार्टी के नेता जो हमारी पार्टी में आ रहे हैं उनका हम स्वागत भी करते हैं। कुछ जगह नए लोगों को भी लेके आएंगे जहां हम पिछले 2 बार 3 बार हार रहे हैं, तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम नए लोगों को तो लेके आएंगे ही। अब ऐसा तो है नहीं कि 200 की सीटों पे बिल्कुल नए चेहरे लेके आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो पुराने मजबूत लीडर, उनको भी मौका मिलेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा, सबको साथ लेके हम सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। जी, सबको साथ लेकर सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। कैलाश मेघवाल जिस तरह के आरोप सब पर लगा रहे हैं, महेश शर्मा जी एक एक करके उन्होंने नाम लिया, राजेंद्र राठौड़ को बाहरी बताया, सीपी जोशी को बाहरी बताया, अर्जुन मेघवाल पर सवाल उठाया। जो भी यहाँ पर दबी जुबान में या ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार अलग अलग मायनों में हो सकते हैं, उन सब पर निशाना साधते हुए कैलाश मेघवाल ने उन सबको उस लिस्ट से बाहर करने की भी कोशिश की है यहाँ पर। तो यहाँ सिर्फ उन्होंने मतलब एक बहुत बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो कैसे बाहरी लोगों को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी की जो कोर बीजेपियंस हैं उनकी इग्नोरेंस हो रही है। देखिए, जहां तक है कि ये जो अगर भाजपा की अंदरूनी राजनीति का अगर सवाल उठता है तो एक ये है कि वहां पे संघ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और कैलाश मेघवाल जी का पृष्ठभूमि संघ प्रधान भी नहीं रही। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि संघ जहां उतर जाए किसी के समर्थन में तो मतलब पार्टी जीतती है, और जहां वो अपोजिट में चला जाता है तो पार्टी हार जाती है वो चुनाव। और ये विवाद का विषय पिछली बार बीजेपी को वसुंधरा सरकार को भी क्या था ना, भाजपा की जो सरकार थी उसे भी इस संकट का सामना करना पड़ा और सत्ता से बाहर होना, क्योंकि अगर संघ जिसका सपोर्ट कर देता है तो वो कैसा भी हो उसे वो जिता के लाते हैं। और ये उसमें विचारधारा के जो मेघवाल जी का व्यक्तित्व उस आधार पे नहीं बना है, वो अपनी प्रतिभा से या जिस समय भैरव सिंह जी से प्रभाव में क्या था, किसी तरह से भी उन्होंने अपना नेतृत्व को निखारने की या नेतागिरी को करने की कोशिश की। तो ये एक अलग से विषय है। सवाल ये आता है कि यही वसुंधरा राजे के बारे में जो वह बात कर रहे हैं, इन्होंने पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने वसुंधरा पे आरोप लगाए। सवाल ये आता है कि हम राजनीति में अगर नैतिकता की और उसकी बात करते हैं तो हमारा स्टैंड क्या है, उनके आपके व्यक्तित्व में कितने वो आपके जो आरोप हैं उसमें कितनी क्या था ठोस है या कितना नहीं, तो उस पर निर्भर करता है कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका विगत क्या है, पृष्ठभूमि क्या रही है। तो आप उसका सहारा आज ले रहे हैं, जो पहले आरोप में उसमें सहारा लिया था। तो उस समय वसुंधरा राजे फिर भी चुनाव जीत करके आई और सरकार गठित की। तो ये ऐसा राजनीति में अच्छा उम्र का भी एक उम्र के बाद में, बल्कि इसमें तो मैं कह रहा हूँ इस्तीफा देने
और वे निलंबित करने से पूर्व ही ये कहते हैं कि मैं पार्टी के लिए अपने अनुभव का लाभ दूंगा, क्योंकि मेरी बस। 75 के 80 को भी क्रॉस कर चुके हैं मेघवाल जी, मैं जहां तक मेरी जानकारी में। विधानसभा अध्यक्ष आप रह लिए, मंत्री आप रह लिए, मुख्यमंत्री बनने की कम से कम संभावनाएं दिखती नहीं है कैलाश मेघवाल और तो जी की। विधानसभा अध्यक्ष के दौरान भी उनकी जो भूमिका रही है बड़ी वो विवादित रही है, और वो मतलब क्या कहते हैं ना, कभी कभी उनके ऐसे फैसले रहे हैं जो मतलब क्या कहते हैं उसको लेकर के भी मतलब क्या कहते हैं विवाद बने हुए हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। जब हम व्यक्तित्व तभी उभरता है जब हम उस व्यक्तित्व के अनुसार आचरण करते हैं, उम्र का भी और वगैरह। इस समय तो इनको सलाह देनी चाहिए संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, न कि ऐसे कंट्रोवर्सी खड़ी करके नए चेहरों को मतलब उभरने की मतलब उनको मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए, पार्टी को अपने अनुभव का लाभ देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अक्सर खुद विवादों में रहने वाले और अपने हितों को प्राथमिकता देने वाले कैलाश मेघवाल अब बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस गुटबाजी का और जिस वसुंधरा खेमे की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, एक दौर था जब वो खुद वसुंधरा राजे का विरोध कर चुकी हैं। आज जिन नामों का वो विरोध कर रहे हैं पार्टी में, जो लगता है कि आने वाले समय के चेहरे हो सकते हैं, उनसे जो उनकी आपत्ति है उम्र के इस पड़ाव पर, वो आपत्ति वाकई में बताती है कि राजनीति में लालसा कितनी ज्यादा हावी है। कैलाश मेघवाल अपने समाज के वोट बैंक को कितना प्रभावित कर पाएंगे आने वाले दिनों में, और कांग्रेस के पक्ष में या निर्दलीय के रूप में, बागी के रूप में अपने पक्ष में कितने वोट ले पाएंगे, बीजेपी का कितना नुकसान कर पाएंगे, इन सब सवालों से भी बड़ा सवाल तो ये है कि कैलाश मेघवाल ने खुद को जिस तरह से राजनीति की बिसात पर आज खड़ा किया है, राजनीति में क्या संदेश उससे गया है और कैसी राजनीति वो आने वाली नई पीढ़ी को देकर जा रही है। न्यूज़ 24 पर हर शाम 6 बजे हम आपसे मिलते हैं मरुधरा की बात में, राजनीति के कई रंगों के साथ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।